वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन्फो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे घर पर। ठीक है, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और स्टडी हार्ड। सबसे पहले स्टूडेंट्स को मैं ये हर बार यही मैसेज देता हूँ कि ये वक्त है इजीली बैठने का नहीं, बल्कि स्टडी अच्छे से करने का टाइम है। ये हार्डली आपको स्टडी करने का टाइम आपको मिला है, इनफ टाइम फॉर हार्ड स्टडी। ठीक है, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बूस्टअप कर पाएं। और मैं खासकर आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ 12th क्लास के बच्चों के लिए एक मैसेज और मैं कहूँगा कि आप लोग 11th के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसको भी साथ साथ रिवाइज कीजिए। बिकॉज जो बच्चे आगे नीट में जाना चाहते हैं, जो मेन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जो एनडीए एयरफोर्स नेवी में भी जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जरूरी है कि वो 11th क्लास के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको ध्यान से पढ़ते रहें। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो रहेगा हमारा सेल्फ एनर्जी ऑफ ए चार्ज स्फेरिकल शेल स्फीयर, देन सेल्फ एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, और थर्ड रहेगा सेल्फ एंड इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ टू स्फीयर। मतलब चार्ज स्फीयर की बात हम यहां पर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये सेल्फ एनर्जी क्या है। ठीक है, सेल्फ मतलब खुद, खुद के अंदर जो एनर्जी हो, खुद के लिए जो एनर्जी हो। ये कुछ नया टॉपिक नहीं है, बात चार्ज की ही हो रही है। आपको ध्यान हो, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, तो वहां पे जो हम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने की बात करते थे, तो वो किस में करते थे? जिस सिस्टम को हम तैयार कर रहे हैं उस सिस्टम के अंदर एनर्जी, तो वो एनर्जी स्टोर होती है। सपोज आपने एक स्क्वायर सिस्टम लिया, एक सिस्टम है चार्जेस का जिसका शेप स्क्वायर की तरह है, और उसके कॉर्नर पर आपको चार्जेस को लेकर के आना है, चारों कॉर्नर पे, चारों वर्टेक्स पे। तो आप वन बाय वन चार्जेस को लेकर आ रहे हैं फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट वर्टेक्स, एंड यू नो वेरी वेल कि द वर्क डन बाय यू, द वर्क डन बाय अस टू bring the charge from infinity to that particular vertex in the field of the remaining charges stored in the form of energy which is known as electrostatic potential energy। यही तो है आज मैं जो आपको बता रहा हूं कि यूनिफॉर्मली स्फेरिकल शेल स्फीयर, तो ये क्या है? ये चार्ज स्फेरिकल शेल स्फीयर भी तो एक सिस्टम ऑफ चार्जेस ही तो है। एक स्क्वायर सिस्टम में और एक स्फीयर में क्या डिफरेंस है? हम स्क्वायर के कॉर्नर पर चार्जेस को लेकर के आते हैं। सपोज कि हमने ये चार्ज, जो चार्जेस है वो हम इनके कॉर्नर पर लेकर आए, लेकिन हम चाहते हैं कि जो स्फेरिकल शेल है इसके ऊपर टोटल चार्ज हम प्लस, जो पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं, दैट विल बी प्लस के वन काइंड ऑफ चार्ज विल बी देयर ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज स्फेरिकल शेल। तो जो आप काम यहां कर रहे थे, अलग अलग पॉइंटों पे चार्ज लाने के लिए जो आप वर्क कर रहे थे, वही काम आपको यहां करना है, लेकिन एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। कि यहां पे हम जो चार्ज कलेक्ट कर रहे हैं, जो हम चार्ज लेकर आ रहे हैं इंफिनिटी से, और वो किस पे स्टोर कर रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, स्फेरिकल शेल के वो सरफेस पर ही रहेगा। तो उस सरफेस पर जो चार्ज को इंटरेक्ट करने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है, वो वर्क डन इस स्फेरिकल बॉल के, इस स्फेरिकल बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज हम असेंबल किया है हम लोगों ने, उसमें उसकी एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और सेल्फ एनर्जी ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल स्फीयर। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं, पहले टॉपिक को समझते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कि चार्ज स्फेरिकल शेल स्फीयर है, इसकी सेल्फ एनर्जी का क्या मीनिंग है? सेल्फ एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे? मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया, अब इसको सेल्फ एनर्जी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सवाल ये है हमारे सामने। तो चलिए आइए बच्चों, द फर्स्ट हेडिंग इज मैं इसको नाम दे रहा हूं पॉइंट 1, तो बार बार हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग नोट कर लेना। जो फर्स्ट पॉइंट है हम उसको अभी डिस्कस यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया,
एक स्फेरिकल शेल कंसीडर कर लिया। आप लोग सब जानते हैं कि शेल एक होलो कंडक्टर होता है, मेटालिक कंडक्टर। कंडक्टिंग की तो बात हम कर ही रहे हैं, और उस शेल की रेडियस आर है। उस शेल की रेडियस क्या है? आर है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इस शेल में जब इसको पूरा चार्ज किया गया था तो वो चार्ज क्यों था, मतलब क्यों चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो इस पे पूरे पे है प्लस चार्ज। मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया कि इस स्फेरिकल शेल में जो चार्ज हमें कलेक्ट करना है टोटल, वो चार्ज कलेक्ट करना है क्यों। लेकिन जब इस पे चार्ज नहीं था, ये इसका सेंटर हो गया, तो जब इस पे चार्ज नहीं था तो इट मींस चार्ज क्या था? जीरो। तो इस जीरो से क्यू चार्ज तक पहुंचने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ा वो हमें फाइंड आउट करना है। समझिएगा जो मैं बात बता रहा हूं कि जो ये क्यू चार्ज है ये इनिशियल सिचुएशन में नहीं है, ये फाइनल सिचुएशन में चार्ज इस पर टोटल क्यू लाया गया है। भाई हमें ये तो डिसाइड करना है ना कि हमें कितना चार्ज करना है उस बॉडी को। क्लियर? तो यहां पे क्यू चार्ज है इस बॉडी पर लाया गया है। कैसे लाया गया है? जीरो से क्यू तक कैसे पहुंचे, उस गैप को हमें जीरो से क्यू चार्ज तक हम लोग कैसे पहुंचे, उस गैप को, उस प्रोसेस को हमें यहां पे समझना है। तो चलिए समझते हैं इसके लिए क्या लिखा मैंने कि लेट एट एनी इंस्टेंट द चार्ज, जब उसको हम जीरो से लेके तो आए रहे क्यू तक, कैपिटल क्यू तक, तो जीरो से कैपिटल क्यू तक के बीच के इस पूरे प्रोसेस के बीच में हमने कोई एक ऐसी स्टेज मान ली जहां पे चार्ज कुछ था। लेट एट एनी इंस्टेंट द चार्ज ऑन द स्फेरिकल शेल, मतलब जब हम चार्ज लेते आ रहे हैं ना, धीरे धीरे चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो जीरो भी नहीं है, जीरो वाली सिचुएशन भी नहीं ले रहे, और कैपिटल क्यू वाली भी सिचुएशन नहीं ले रहे, बीच की सिचुएशन को कंसीडर कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझना। ठीक है, तो लेट एट एनी इंस्टेंट द चार्ज ऑन द स्फेरिकल शेल इज स्मॉल क्यू। ठीक है, बात समझ में आ गई? स्मॉल क्यू रहा होगा। तो उस इंस्टेंट पर, एट दैट इंस्टेंट, यानी कौन सा इंस्टेंट, कौन सा टाइम, जिस टाइम पे चार्ज क्यू रहा होगा, एट दैट इंस्टेंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on the surface of spherical shell, is V equal to Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आप सब जानते हैं कि स्फेरिकल शेल है तो जो भी हम चार्ज लेकर आएंगे वो चार्ज उसके सरफेस पर ही रिसाइड करेगा, उसके अंदर जो चार्ज होगा वो होगा ही नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, जितना सरफेस पर होगा उतना ही अंदर होगा। तो V इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये उस इंस्टेंट पर, किस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर चार्ज Q था उस वक्त का पोटेंशियल ये रहा होगा। ठीक है, नाउ फर्दरली अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। फर्दरली हमने ये मान लिया कि अब हम Q से, Q चार्ज है, अब हम उस पर dQ चार्ज और लेकर आ रहे हैं, यानी कि मान लीजिए इंफिनिटी से हम इस सरफेस पर dQ अमाउंट ऑफ चार्ज लेकर आ रहे हैं, मतलब Q प्रेजेंट है और dQ और लेकर के आ रहे हैं, यानी कि हम है ना एक्चुअल में एक चार्ज को असेंबल कर रहे हैं इस स्फीयर पे। कितना असेंबल कर रहे हैं? जब तक वो कैपिटल Q तक ना पहुंच जाए, मतलब जब तक हमें टोटल चार्ज कैपिटल Q के बराबर ना मिल जाए तब तक हम चार्ज को असेंबल करते रहेंगे। और इस असेंबलिंग में जो हमें एनर्जी लगानी पड़ रही है, वो एनर्जी जो वर्क हमें करना पड़ रहा है,
वो वर्क इसी स्फीयर में उसकी खुद की एनर्जी के रूप में काउंट होगा, जिसे हमने सेल्फ एनर्जी का नाम दिया है, एंड दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे डी क्यू लेके आ रहे हैं, तो नाउ टू ब्रिंग द चार्ज डी क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू सरफेस इज, उसी इंस्टेंट पे अब हमें जो टू ब्रिंग द चार्ज डी क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू द सरफेस, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज, जो हमें वर्क डन करना पड़ा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज dw, dw इज इक्वल टू पोटेंशियल उस इंस्टेंट पर, और उस इंस्टेंट पर चार्ज पोटेंशियल कितना था, ये कितने चार्ज को लेकर आ रहे हैं, डी क्यू को, ये आपके लिए नया नहीं है, यू नो वेरी वेल कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, जो हम उस पॉइंट पर लेके आना चाहते हैं। सो नाउ dw इज इक्वल टू व्हाट इज v, v इज व्हाट, q, स्मॉल q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r dq। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या होगा, टोटल वर्क डन ही टोटल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, और इंटीग्रेशन कहां से कहां, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बाहर, इंटीग्रेशन q dq 0 से कैपिटल Q, क्योंकि हमें चार्ज को कलेक्ट कहां से कहां तक करना है भाई, शुरू में चार्ज नहीं था, अनचार्ज था, कितना उसको चार्ज करना है वो लिमिट भी हमने डिसाइड कर दी, दैट इज कैपिटल Q। तो बच्चों q dq का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिख सकते हैं, स्मॉल k, सो दैट विल बी स्मॉल k, ओके, एंड k बाय r, स्मॉल q का इंटीग्रेशन होगा q स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से कैपिटल Q, और जब आप लिमिट पुट कर देंगे तो जो सेल्फ एनर्जी उस स्फीयर की आएगी, दैट विल बी इक्वल टू k कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2r। इज इट क्लियर? सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, और यू कैन से द सेल्फ एनर्जी, मतलब खुद के अंदर चार्ज को, कंटिन्यूस चार्ज बॉडी में चार्ज को असेंबल करने के लिए, को टोटल चार्ज को असेंबल करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ा वो उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ एनर्जी ऑफ ए चार्ज स्फेरिकल शेल स्फीयर। आई होप आपको समझ में आया होगा। डायग्राम को ढंग से थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा अलग है ये बिल्कुल, ठीक है, बात समझ में आ गई। दिस इज अ डायग्राम, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कीजिए और समझिए इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा, सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर वाला टॉपिक जो है वो हमने कर लिया, क्लियर। ओके, थोड़ा आपको बीच में साउंड आ रहा होगा फोन का, मैसेजेस का। देखिए बच्चों, नाउ सेकंड एप्लीकेशन, व्हाट इज दैट, कि सेल्फ एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अब देखो, शेल, स्फेरिकल शेल और चार्ज स्फीयर में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा कि चार्ज स्फीयर थ्रू आउट द जो चार्ज होगा उसमें वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का मतलब है कि हम एक तरीके से ना, हम एक ऐसा स्फीयर बनाने जा रहे हैं पूरा, जिसको हम चार्ज से भर रहे हैं, मतलब हमने चार्ज लाते गए और हमने एक स्फीयर तैयार कर दिया, उस पूरे चार्ज को ला करके हमने एक स्फीयर तैयार कर दिया, जिसका टोटल चार्ज हमने क्यू मान लिया, कितना आ जाएगा, और उसकी रेडियस आर। यानी कि अल्टीमेटली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं
कि अब हम इस सेकंड टॉपिक में टोटल चार्ज Q और रेडियस R का एक सॉलिड स्फीयर तैयार करने जा रहे हैं। कैसे? चार्जेस को असेंबल कर करके जैसे एक सीधी सी बात है, एक छोटा सा तरीका समझिएगा आप। जैसे हम लोग एक मिट्टी का ढेर बनाते हैं, ठीक है, जब मिट्टी कलेक्ट होती है, एक ढेर बनाते हैं तो उसकी शेप ऐसी कोनिकल जैसी हो जाती है। अब अगर आप इस मिट्टी पे और मिट्टी डालते जाएंगे तो इस ढेर का इस ढेर का जो साइज है, जो हाइट है, वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। शेप वही रहेगी, उसकी शेप क्या रहेगी? उसकी वही रहेगी, कोनिकल शेप रहेगी, लेकिन उसका साइज बढ़ता चला जाएगा। सेम पॉइंट, सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पे फॉलो करना है। कैसे? मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज कि जब मैं कुछ नहीं था, पॉइंट था, फिर मैं चार्ज डी क्यू लाया और लाता गया, फिर और लाता गया, तो ऐसे में वो और बड़ा स्फीयर बनता चला गया। मतलब आप समझिएगा कि अब आप सोचेंगे सर आप स्फीयर की ही बात क्यों कर रहे हो। देखो बच्चों, आप शेप कैसी भी ले सकते हो, बना सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे चार्ज स्फीयर की बात यहाँ पे की है, तो हमारा दिमाग यही होना चाहिए, यहाँ पे हमारे माइंड में यही आना चाहिए कि जो हम चार्ज असेंबल कर रहे हैं वो चार्ज असेंबल इस तरह से कर रहे हैं कि उसकी जो शेप है सिस्टम की, चार्ज वाले सिस्टम की जो शेप है वो शेप स्फीयर की तरह बने, और जिसकी रेडियस टोटल जितना बड़ा हम बनाना चाहते हैं, तो हम बनाना चाहते हैं कैपिटल आर, यानी कि आर रेडियस का एक स्फीयर बनाना चाहते हैं। तो वही चीज मैं यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि हम मिट्टी डाल रहे हैं ढेर, यानी कि उसका जो साइज है हम्प का, वो हम्प का साइज बढ़ता चला जा रहा है। सेम ऐसी चीज यहाँ पे जब हम चार्जेस डी क्यू लाते चले जाएंगे तो इस स्फीयर की रेडियस बढ़ती चली जाएगी, और हमें वहां रुकना होगा जहां तक हम उस स्फीयर को बनाना चाहते हैं। बिल्कुल हट करके टॉपिक है, मैं फिर से आपको बता देता हूं कि सेल्फ एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ये बिल्कुल हट करके टॉपिक है। चार्ज स्फीयर कैसे बना, ये सारे के सारे प्रोसीजर जो है हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, जिसे हमने सेल्फ एनर्जी का नाम दिया है। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ही, बट दिस इज ए सेल्फ एनर्जी। ओके, सो द कम टू द पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज कि अब हमें एक स्फीयर तैयार करना है। मैं पहले बता देता हूं कि सेकंड टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, दिस इज आवर सेकंड टॉपिक, सेल्फ एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो मैं पहले बता देता हूं कि वी हैव टू form a uniformly charged sphere, हमें प्रिपेयर करना है ऑफ, जिसका चार्ज कितना हो क्यू, जिसपे चार्ज कितना हो कैपिटल क्यू हो, एंड कितनी रेडियस का हमें तैयार करना है, रेडियस आर। ठीक है, तो वही वाली बात है जैसे हमने पीछे किया कि हम जीरो वाली सिचुएशन भी नहीं लेंगे और टोटल चार्ज क्यू वाली सिचुएशन भी नहीं लेंगे, हम लेंगे बीच की सिचुएशन किसी भी टाइम पे। तो जब हम ये चार्ज कलेक्शन का काम कर रहे हैं, असेंबल करते जा रहे हैं और उसकी शेप जो है स्फीयर जैसी बनती जा रही है और उसका स्फीयर का साइज बढ़ता चला जा रहा है, तो लेट एट एनी इंस्टेंट, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर द रेडियस ऑफ फॉर्म्ड स्फीयर, जो स्फीयर बना उसकी रेडियस इज एक्स। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? एंड चार्ज ऑन इट, और उस पर हमने चार्ज कितना मान लिया, इज स्मॉल क्यू। ठीक है, अब जैसा कि हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो वही बात होगी कि चाहे छोटे साइज का स्फीयर बने चाहे बड़े साइज का स्फीयर बने,
पहली बात, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कौन सी आएगी, सरफेस, लीनियर या वॉल्यूम? यहाँ आएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि हम एक स्फीयर तैयार कर रहे हैं, सॉलिड स्फीयर, चार्ज से भरा हुआ एक स्फीयर तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे में यूनिफॉर्मली है तो उसकी चार्ज डेंसिटी बराबर होगी। तो मैं पहले लिख देता हूं, नाउ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो इक्वल टू, अगर छोटे उस वक्त क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई एक्स क्यूब। लेकिन जब पूरा स्फीयर बनकर के तैयार हो जाएगा तब डेंसिटी क्या होगी, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, दोनों का इस्तेमाल सिचुएशन के हिसाब से करेंगे, लेकिन डेंसिटी सेम ही रहेगी। याद है ना आपको, एक गिलास पानी हो या एक जग पानी हो, ठीक है, लेकिन दोनों में डेंसिटी वाटर की वही रहती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है? तो रो इक्वल टू क्यू बाय 4/3, यानी कि चार्ज अपॉन में वॉल्यूम उस छोटे से स्फीयर का और चार्ज अपॉन में वॉल्यूम उस बड़े स्फीयर का। तो मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूं कि मान लीजिए ये बड़ा स्फीयर है जो बन करके तैयार हुआ, लेकिन जो छोटा स्फीयर जिस वक्त हमने कंसीडर किया है वो छोटा स्फीयर ये है। मान लीजिए उस वक्त जो इसकी रेडियस है वो है स्मॉल एक्स, उस पे चार्ज है क्यू, लेकिन हमें तैयार करना है बड़ा स्फीयर जिसके ऊपर चार्ज है कैपिटल क्यू और जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, लेकिन अभी हम किस सिचुएशन में हैं, अभी हम इस रेड वाले पार्ट के अकॉर्डिंग इस सिचुएशन में यहां पर हैं। ठीक है, अब वही प्रोसीजर जो मैंने अभी आपको बताया स्फेरिकल शेल में, कि सपोज अब हम बाहर से इंफिनिटी से डीक्यू चार्ज लेकर आ रहे हैं और इस सरफेस पर, जो अंदर वाला सरफेस है, उस सरफेस पर जिस वक्त हम उस डीक्यू चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, स्टेप बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूं। अब जिस वक्त मैं इस चार्ज को यहां से यहां लेकर के आया, तो दो चीजें नोट करनी है। पहली कि जिस वक्त इसको मैं यहां से लेकर आया उस वक्त इस स्फीयर का पोटेंशियल यहां क्या रहा होगा, नंबर एक। नंबर दो, उस वक्त जैसे चार्ज को यहां ले आए तो इस स्फीयर का जो साइज है, क्योंकि बात यूनिफॉर्म की होती है ना, ये चार्ज यूनिफॉर्मली जब डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सिर्फ इस जगह पर नहीं, एक शो बस कर रहा हूं कि मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट तो यूनिफॉर्मली ही होगा। तो ऐसे में उस स्फीयर का जो साइज है वो अब साइज डीक्यू चार्ज लाने से कितना बढ़ गया उसका, क्योंकि धीरे धीरे जो साइज है वो बढ़ता चला जाएगा जैसे हम चार्ज को लेते जाएंगे। तो ये जो आप गैप देख रहे हो, इस गैप को हमने नाम दे दिया dx। क्या नाम दे दिया, dx। तो आई थॉट कि आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, क्योंकि हम ये चीज पहले ही कह रहे हैं कि चार्ज जैसे ही आएगा साइज बढ़ेगा। जैसे वो मिट्टी का ढेर था, मिट्टी और डलेगी, ढेर का साइज बढ़ेगा भी, जो क्रिएट होगा ना, ठीक है ना, द कलेक्शन ऑफ सैंड, जो हम्प जो होगा सैंड का, वो बढ़ता भी चला जाएगा। क्लियर? अगर हम उसके ऊपर मिट्टी और डालते जाएंगे, सैंड अगर और डालते जाएंगे, तो सेम पॉइंट में यहाँ पे सेम कंसेप्ट मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वही वाली बात की, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद एट एनी इंस्टेंट जो मैंने किया, एट एनी इंस्टेंट टी, तो उस इंस्टेंट पर अब हम पोटेंशियल बताने जा रहे हैं। ठीक है, एट दैट instant what is the potential? The potential is V equal to क्या होना चाहिए, K Q by X होगा। X रेडियस है ना, तो क्या हो जाएगा, K Q by X हो जाएगा। ठीक है, अब हम कितना चार्ज लेकर के आ रहे हैं, सवाल वो है। हम लेकर के आ रहे हैं डीक्यू चार्ज, तो कितना वर्क डन हमने किया, सो अमाउंट ऑफ वर्क डन, या शॉर्ट में लिख देता हूं, सो DW इज इक्वल टू व्हाट,
क्या होगा बताओ? दैट विल बी v इंटू डी क्यू। क्या होगा बच्चों? dw इज इक्वल टू v इंटू डी क्यू। क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको? बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या करना है, देखिएगा ध्यान से। v की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा क्या, यहां देखिएगा, dw इज इक्वल टू k क्यू डी क्यू डिवाइड बाय x। अब इस टॉपिक में एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस रिजल्ट में एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, अभी तक तो एक स्फेरिकल शेल की तरह पोटेंशियल जब हम चार्ज डी क्यू को लेकर के आए उस वक्त पोटेंशियल x था, बर्डन v इंटू डी क्यू हो गया, सब चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान से सुनिए, क्या, जब हम इस चार्ज डी क्यू को इस स्फीयर पर लेकर के आ रहे हैं तो इसका साइज भी तो बढ़ रहा है, यानी कि यहां वेरिएबल क्यू के साथ साथ x भी है। कौन है वेरिएबल? क्यू के साथ साथ वेरिएबल कौन है? x भी है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, इन दो वेरिएबल के इक्वेशन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? तो चलिए अब हम इस रिजल्ट को नाम देते हैं 2। समझ गए अब मैं क्या कह रहा हूं कि डी क्यू के साथ साथ इसकी जो थिकनेस है वो dx भी तो बढ़ रही है, बेशक इसमें उस वक्त पे x था पर अभी dx भी तो बढ़ रही है, तो हमें इस दो वेरिएबल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक वेरिएबल में। स्क्रीन को पॉज करके आप यहां तक नोट कर लें। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। अभी इसका इस्तेमाल, इसको मैं रब नहीं करूंगा, ध्यान से देखिएगा। जो 2 है उसके बाद का स्टेप लिख रहा हूं, बाय 1, यानी कि 1 का इस्तेमाल करना है। क्या है 1 में? दो इक्वेशन है, किस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे? इस वक्त इसका Q इक्वल टू रो इंटू में 4/3 पाई एक्स क्यूब। ठीक है, अब Q के साथ साथ x भी वेरिएबल है, तो चलिए डी क्यू निकालते हैं। क्या आएगा? रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई 3x स्क्वायर dx। क्या है? रो इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 3x स्क्वायर dx, और यहां पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये आ जाएगा 4 पाई रो x स्क्वायर dx। तो ये क्या आ गया बच्चों? दिस इज डी क्यू। तो ये रिजल्ट तो आ गया डी क्यू। अब एक बात ध्यान से सुनिए, हमारे पास सॉल्यूशन हो गया है बिल्कुल तरीके से, आराम से। इस इक्वेशन को तो नाम दूंगा 3 जो क्यू आया, और इस डिफरेंशिएशन को नाम देंगे 4, और अब इस 3 और 4 का इस्तेमाल कर देंगे 2 में, क्यू और डी क्यू की जगह, क्योंकि क्यू भी आ गया x की टर्म में और डी क्यू भी किसकी टर्म्स में आ गया? x की टर्म्स में आ गया। हमारा काम अब आसान हो गया क्योंकि हमने दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। तो एक काम करते हैं, यूज 3 and 4 इन सेकेंड। ठीक है जी, 3 and 4 इन सेकेंड में हमने इसको पुट किया। क्या आएगा? dw इज इक्वल टू, अब मैं इस पार्ट को 1 को रब कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखना इस रिजल्ट को। सो dw इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज k इंटू रो। ओके, दैट इज k इंटू रो इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर ना? मल्टीप्लाई
डी क्यूब इज व्हाट 4 पाई रो एक्स स्क्वायर dx। इज इट क्लियर? और डिवाइड में क्या दे रखा है? x दे रखा है। एक x डिवाइड में भी तो है ना। तो अब आपके सामने क्या पिक्चर है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। दैट इज dw is equal to what? That will be you can say that एक x से एक x कैंसिल हो गया, x स्क्वायर रह गया, ठीक है। और अब किस किस का जो स्क्वायर हमारे पास है देखिएगा, हमारे पास आएगा एप्सिलॉन नॉट भी आप कैंसिल कर सकते हो, आपकी मर्जी है। दैट विल बी 4 पाई 3, दैट विल बी k and rho 4 pi that will be 4 by 3 pi x क्यूब हम रख चुके हैं ना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारे पास? दैट विल बी k मल्टीप्लाई रो, दैट विल बी 4 by 3, ठीक है। 4 पाई 16 पाई स्क्वायर। तो 4 पाई रो का स्क्वायर तो हमारे पास कंप्लीट है ये, इनटू में k है, ठीक है। 4 पाई का स्क्वायर हो गया। फिर क्या है? x की पावर 2, यहां से 2 यहां से, तो x raised to power 4 dx। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई कितना आएगा हमारे पास, ध्यान से देखिए, 4 पाई रो होल स्क्वायर इनटू k बाय 3 x4 dx, ठीक है। अब टोटल मॉडर्न करना है तो क्या करें? इंटीग्रेशन बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन में क्या आएगा, ये स्टेप देखिए यहाँ पे, dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं फिर डायरेक्ट लिख देता हूँ u की फॉर्म में वो स्टोर होगा इंटीग्रेशन। अच्छा एक काम करते हैं, जो बाहर लेना चाहते हो बाहर ले लो, अंदर कौन रहेगा? x की पावर 4 रहेगा बस। तो यहाँ पे क्या रहेगा? दैट विल बी नथिंग बट 4 बाय 16 पाई स्क्वायर। मैं दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पे 16 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इनटू में k, और x की पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा x रेज़ टू पावर 5 अपॉन में 5 लिमिट 0 से कैपिटल R। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। वहां x की पावर 4 का इंटीग्रेशन 5 बाय 5, और कहां से कहां तक? 0 से लेकर के यहां r तक, ठीक है बच्चों, क्लियर। अब क्या करना है? लिमिट पुट करनी है और थोड़ा बहुत इसको अरेंज करना है, बस सिंपलीफाई फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब मैं इस पार्ट को भी रब कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा? दैट विल बी u इज इक्वल टू, इज इक्वल टू 16 पाई स्क्वायर, पेन प्रॉब्लम है सॉरी, 16 पाई स्क्वायर बाय 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो? रो की वैल्यू क्या होती है? ये रहा। अब देखो फर्स्ट में मैंने क्या बताया था, टोटल चार्ज क्यू तैयार करना है ना। रो का फॉर्मूला क्या था? क्यू बाय 4/3 कैपिटल R क्यूब भी था, तो यहाँ पे रो स्क्वायर है तो क्या आएगा? क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4/3 16/9 पाई स्क्वायर R क्यूब था, वहां पे कितना था? R क्यूब था, यहाँ पे क्या आएगा? R6 हो जाएगा। ये कहां से आया? कंफ्यूज तो नहीं हो? रो स्क्वायर करने पर ये आया क्यू स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर 16/9 पाई का पाई स्क्वायर R क्यूब का R6। अब यहाँ पे इनटू में k है ही साथ में, और R रेज़ टू पावर 5 ऊपर और 5 से डिवाइड, लिमिट पुट हमने कर दी है यहाँ पे। अब बस कुछ नहीं करना, आसान क्वेश्चन हो गया है, सिंपल हो गया है हमारा काम। ध्यान से देखिएगा कि 16 पाई स्क्वायर से 16 पाई स्क्वायर कैंसिल, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कोई बात नहीं, r रेज़ टू पावर 6 और ये 5 कैंसिल। तो क्या बच गया है हमारे पास? ये 3 16/9 के साथ है, तो ये 3 पलट के ऊपर जाएगा, एंड देन वी विल हैव u इज इक्वल टू 3 ऊपर चला गया, k
फिर उसके बाद और क्या बचा हमारे पास, क्यू स्क्वायर, 3k क्यू स्क्वायर। ओके, और क्या आएगा नीचे, क्या रहेगा नीचे रह गया r और 5, दैट विल बी 5r। सो दिस इज व्हाट, this is the expression of self energy stored in a uniformly charged sphere। तो स्टूडेंट दोबारा से आराम से स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से समझिएगा। दिस इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। नोट करें इसको। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अब ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। पहला टॉपिक था स्फेरिकल शेल को लेकर के, और दूसरा टॉपिक था दैट वाज द टॉपिक ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, जो हमने प्रिपेयर यहाँ पर किया है। और उसको प्रिपेयर करने में कितनी एनर्जी हमारी लगी, वो एनर्जी है 3k² बाय 5r। यस, नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज सेल्फ एंड इंटरेक्शन एनर्जी। थर्ड टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, सेल्फ एंड इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ टू स्फीयर्स। अब आप समझिएगा, इंटरेक्शन का मीनिंग क्या होता है, जब एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के पास है। बिल्कुल सही है, और वही हम यहां पर करने जा रहे हैं। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा कि इस थर्ड टॉपिक में, अब मैं यहीं से इसी को नाम देता हूं थर्ड, और थर्ड टॉपिक ये हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो दिस इज आवर टॉपिक, सेल्फ एंड इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ टू स्फीयर्स। बाकी तो हम कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड हो गया, अब किसकी बारी, थर्ड की। देखिए बच्चों, मैंने जानबूझ करके ये दोनों अलग अलग इसलिए करवाया क्योंकि थर्ड में जो आपको बताऊंगा उसमें आपको समझ में आएगा कि एक हमने दो स्फीयर हमने लिए, क्योंकि दो स्फीयर की बात यहां पर हो रही है। कितने स्फीयर की बात यहां पे हो रही है, दो स्फीयर की। क्लियर? टू स्फीयर की बात यहां पे हो रही है। तो एक तो स्फीयर हमने लिया जिसमें चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझ गए होंगे अभी किसकी बात हो रही है। और एक हमने लिया जिसके ऊपर चार्ज है वो -q है। अब आप समझ गए होंगे ये क्या है और ये क्या है। ये है शेल और ये है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ये क्या है, इसके ऊपर चार्ज हमने मान लिया, कितना मान लिया, इसको आप मान लो Q2 ले लो, ये अपना +Q1 हो गया। ठीक है ना, अलग अलग। और ये इसका सेंटर हो गया। दोनों स्फीयर आपके पास हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप दोनों की रेडियस भी अलग अलग मान सकते हो। इसकी रेडियस हमने r1 ले ली, इसकी रेडियस क्या हमने r2 रेडियस ले ली। ये इसका सेंटर O1, इसका सेंटर O2, दोनों के सेंटर के नाम भी 1 2 के हिसाब से दे दिए। और दोनों के बीच में जो गैप है, ये जो गैप है यहां से लेकर के यहां तक, इस गैप को हमने r मान लिया, वेरिएबल डिस्टेंस मोलर। आप रेडियस के साथ कंफ्यूज ना हो तो इसको हम मान लेते हैं x या l, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, x y z कुछ भी मान लो, तो ये l हो गया। अब उसके बाद ध्यान से देखो, सबसे पहले इस टॉपिक का मतलब समझो, सेल्फ और इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ टू स्फीयर। इसका मीनिंग ये हुआ, आप इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। इस स्फीयर को असेंबल करने के लिए r1 रेडियस का और Q1 टोटल चार्ज वाला स्फीयर बनाने के लिए जो एनर्जी हमें निकालनी पड़ी, वो एनर्जी हम जानते हैं क्या। फर्स्ट क्या है, देखिए यहां पे टू स्फीयर में फर्स्ट स्फीयर जो है स्फीयर 1 इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, और सेकंड क्या है, सेकंड स्फीयर क्या है, इज यूनिफॉर्मली
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है ये। क्या है बच्चों? स्फेरिकल शेल है ये। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा कि फर्स्ट अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है, दूसरा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, तो ऐसे में टोटल एनर्जी, क्योंकि अब इंटरेक्शन एनर्जी क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के नजदीक हैं, फील्ड में हैं, तो यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर भी एक दूसरे का, इन दोनों का जो असर रहेगा एक दूसरे के ऊपर, दैट विल बी इंटरेक्शन एनर्जी, दैट इज द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो रहेगा, लेकिन इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में रहेगा। कैसे? समझिएगा इस बात को। टोटल एनर्जी ऑफ टू स्फीयर्स इज U is equal to U self of one plus U self of second plus U interaction। ठीक है? कैसे? समझिए इस बात को। सपोज, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है, और ये बात बिल्कुल सच है, बता चुका हूं बार बार। जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम उस पूरे चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। तो हम मान सकते हैं कि Q1 is concentrated at the center O1 and minus Q2 is concentrated at the center O2। इस बात को ध्यान में रखना। तो इस Q1 चार्ज को असेंबल करने के लिए जो एनर्जी हमें लगानी पड़ी, पहले बात तो वो एनर्जी कितनी थी? दैट एनर्जी वाज, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए क्या केस निकाला था हमने, बताइए? आई थिंक 3kQ/r, यही था। 3kQ, अब यहाँ पे 1 है ना, तो Q1 आएगा डिवाइडेड बाय r, यही था आई थिंक 3kQ1/r, है ना? अच्छा, अब दूसरा है क्या? एक मिनट, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है ना, वो शेल है, तो एक मिनट, थोड़ी गलती हो गई। इसमें अभी निकाला हमने क्या, अभी हमने जो रिजल्ट निकाला था स्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए, उसकी सेल्फ एनर्जी का रिजल्ट हमें यहाँ लिखना है। तो वो हमारे पास था 3kQ² डिवाइड बाय 5r, यही था। 3kQ² डिवाइड बाय 5r प्लस सेकंड वाला क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है ये शेल है, ये स्फीयर है, दिखने से ही पता लग रहा है। तो उसमें क्या आएगा? उसमें आएगा हमारे पास प्लस नहीं आएगा, माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो Q2 पे चार्ज है वो माइनस में है, तो दैट वाज आई थिंक कितना आया था? 3kQ1 था ना, उसमें कितना आया हमारे पास? दैट वाज माइनस या प्लस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, Q2² kQ2² डिवाइड बाय r, ये हमारे पास था, डिवाइड बाय 2r, kQ2² डिवाइड बाय 2r, ये था हमारे पास। किसके लिए? स्फेरिकल शेल के लिए। अब बारी आती है इन दोनों की। अच्छा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया ना, तो माइनस की जरूरत नहीं पड़ी। अब इंटरेक्शन एनर्जी, भाई जब इसको असेंबल किया तो ये एनर्जी, जब इसको असेंबल करने लगे तो इसकी एनर्जी तो थी ही थी, लेकिन साथ में ये पहले से मौजूद है, तो ऐसे में इसका पोटेंशियल एनर्जी इसके सेंटर पे दोनों का क्या इंटरेक्शन रहा होगा, यानी कि इसका पोटेंशियल जब रहा होगा तो मल्टीप्लाई में वो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट वाज माइनस k Q1 Q2 डिवाइड बाय उनके बीच का डिस्टेंस कितना, L। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दिस टू स्फीयर। तो ऐसे में एक बात यहाँ पे नोट करने की क्या है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया बच्चों। हमने पहले जानबूझ के जो स्फीयर लिए हैं वो क्या स्फीयर लिए हैं, मैंने आपको पहले बताया कि हम कैसा स्फीयर यहाँ पे ले रहे हैं। एक जानबूझ के जो, क्योंकि देखो एज पर टॉपिक जो है, मेरी कोशिश यही थी कि मैं इन दोनों की एनर्जी निकाल करके जो थर्ड जो सिचुएशन आपको समझाऊंगा वो उन दोनों से ही रिलेटेड हो, ताकि आपको समझ में आए। अगर ये दोनों भी होते ना यहाँ पे अलग अलग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर होते, तो हम दोनों की एनर्जी रख देते, हमें सब दोनों की अलग अलग एनर्जी मालूम है।
मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये भी चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है अलग रेडियस का, ये भी अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर होता अलग रेडियस का, तो यहाँ पे क्या आता, यही वाला फॉर्मूला लग जाता, बस Q1 की जगह Q2 और R1 की जगह R2। हाँ, R1 R2 भी आएगा। क्लियर? और ये क्या है, लेकिन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है सेंटर पे, मान लिया ना प्लस Q1 माइनस Q2, तो ऐसे में इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दैट वाज माइनस K1 Q2 बाय L, जैसे तो दो चार्ज रखे हुए सेंटर पे। तो बच्चों आई होप आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट भी है, नया भी है, और आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अभी तक हम एक डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम की बात कर रहे थे, लेकिन आज हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक सॉलिड स्फीयर को लिया और एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल को लिया, और फिर उनके बीच की इंटरेक्शन एनर्जी को भी निकाला हमने यहाँ पे। तो एक बात नोट करने की है कि सेल्फ एनर्जी में क्यू स्क्वायर आता है, जिसकी वजह से चार्ज प्लस का हो या माइनस का हो, सेल्फ एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इसकी इंटरेक्शन की, तो इसमें अगर एक प्लस Q1 और एक माइनस Q2 है, तो मैटर करता है कि अगर ये भी माइनस का हुआ तो प्लस Q1 माइनस Q2 की वजह से ये इंटरेक्शन एनर्जी नेगेटिव आ रही है, अगर दोनों प्लस के होता तो इट विल बी पॉजिटिव। तो इंटरेक्शन एनर्जी का साइन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन सेल्फ एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि उसकी टर्म्स में Q के ऊपर स्क्वायर है, चार्ज का स्क्वायर है, जिसकी वजह से माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, एंड दैट्स व्हाई सेल्फ एनर्जी इज पॉजिटिव। और सेल्फ एनर्जी को इंट्रिंसिक एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि वो उस स्फीयर में, उस कंटीन्यूअस चार्ज बॉडी के अंदर स्टोर हो रही है। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा टॉपिक था आज का, बहुत कोशिश की है मैंने कि आपको ये टॉपिक समझा सकूं अच्छे से, और आप लोग इसको पॉज करके स्क्रीन को इसको नोट कर लीजिएगा, घर पे पढ़ते रहिए, ढंग से अच्छे से पढ़िए, ठीक है, हर चीज को समझिए। मैं फिर से कह रहा हूं, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना कीजिए, ठीक है बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड विश गुड लक।